मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग चंदा बेटा, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो चंदा बेटा, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैम केशवाला से। केशव? केशवाला। केशव वाला ये कहाँ पे है बेटा? मैम मोहना मंडी के पास। अच्छा बेटा, अच्छा वही तो रहते हो आप वैसे भी, है ना? हाँ मैम। कैच करता है। आप किससे सुनते हो बेटा, कंप्यूटर से अटेंड कर रहे हो या मोबाइल से? मैम मोबाइल से। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। कभी कभी मैंने इससे बोला कहाँ से बोल रहे हो, कभी कभी कैच नहीं करता है नेट। आपका तो अच्छा कैच कर रहा है। मतलब जो रूरल एरियाज है, ग्रामीण इलाके, रूरल। चंदा शर्मा आ गई, टाइमली आ जाती है चंदा शर्मा तो। मैम फाइल में और कुछ बता दो ना। बेटा फाइल में पहले फैमिली तो बना लो चंदा, फिर आपका जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है मैं और भी बता दूंगी आपको। फिर इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी कर लो। फिर इकोनॉमिक बॉटनी में जैसे मैंने जो कंप्लीट हो गई। क्या बेटा? मैम फैमिलीज तो कर ली हम। डायग्राम समेत कर ली, डायग्राम समेत। हाँ मैम। अच्छा, डायग्राम समेत कितनी फैमिलीज कर ली चंदा ने, कितनी फैमिलीज बना ली बेटा? मैम आपने वो जो भेजा था ना। हाँ, वो कौन कौन सी बना ली, एक बार नाम बता दो बेटा, इससे मैं भी देख लूं। एक मिनट मैम। व्हाट्सएप पे सेंड किया है, वो देख लो। आपने व्हाट्सएप पे सेंड किया है मेरे व्हाट्सएप पे? ठीक है बेटा, फिर मैं आपको कल और बता देती हूँ चंदा क्या क्या करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे देख लूंगी मैं। ओके। अच्छा, जो जो आपने बना लिया वो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, नहीं कह रहे हो? मैम आपने वो बताए थे ना, वो हमने सारे कर लिए, जो मैंने अभी भेज दिया आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है बेटा, मैं देख लूंगी व्हाट्सएप, है ना? ओके मैम। अच्छा चंदा, वहाँ पे क्लास कैसे ले रहे हो जूलॉजी के प्रैक्टिकल? वहाँ पे जूलॉजी की वहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे होंगे जूलॉजी के? यस मैम। कॉलेज में जाते हो क्या जूलॉजी के प्रैक्टिकल करने? मैम फाइल ही बना रहे हैं। तो प्रैक्टिकल करने नहीं जा रहे क्या वहाँ नहीं पे? मैम। अच्छा, कॉलेज में नहीं जा रहे हो, आप फाइल बना रहे हो। लवली राज भी आ गई है ना? हाँ मैम। नहीं, एक तो आगे लवली राज, गुडली वर्मा, अंजलि शर्मा, निर्मला चौधरी, ये लिख लिया मैंने। निर्मला चौधरी, रेखा चौधरी, चंदा शर्मा आई गई, मनीषा शर्मा। अच्छा, मनीषा शर्मा हो रही हैं, इनका नाम भी लिख लिया, मनीषा शर्मा, भावना एंड चेल्सी। गुड मॉर्निंग मैम।
मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये आ गई निकिता शर्मा। निकिता शर्मा, मोनिका मीणा, सीमा चौधरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, 9:02 में अभी लेंगे बेटा, थोड़ी देर में 9:05 तक देख लेते हैं कौन कौन आता है। आज फर्टिलाइजेशन के बारे में लेंगे बेटा। निषेचन निकाल लो, निषेचन। मैम। हाँ बेटा प्रिय बोलो। मैम लवली राज की प्रेजेंट लगा दी क्या? हाँ लवली राज लगा दी बेटा। आप 2 दिन से आए हो लवली राज, है ना? यस मैम, यस मैम। यस बेटा, लवली राज की लगा दी बेटा। ओके मैम। कांता आ गई और पायल राज। ठीक है, पिंकी चौधरी आ गई। अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोग कितने जने आ गए अभी तक? 20 जने हो गए ना पिंकी को मिला के।
गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सुमन चौधरी भी आ गई। सुमन चौधरी बायो। ठीक है बेटा, आज अपन जो टॉपिक कर रहे हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मतलब निषेचन में नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित हो जाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द मेल गेमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गेमेट। तो आवृत बीजी पादपों में गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आवृत बीजी पादपों में निषेचन का अध्ययन सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने लिलियम में किया था। तो निषेचन किसे कहते हैं? नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन का अध्ययन सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने किया था और स्ट्रासबर्गर ने फर्टिलाइजेशन का अध्ययन लिलियम में किया था। तो आवृत बीजी पादपों में नर युग्मक मेल गेमेट्स परागकोश में स्थित पराग कणों में बनते हैं। इसी प्रकार बीजांड में स्थित भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें विकसित अंड कोशिका फीमेल गेमेट को दर्शाती है। तो निषेचन की क्रिया के लिए यह आवश्यक है कि परागकण की पोलन ग्रेन्स परागकोश से विमुक्त होकर अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या आवश्यक है बेटा? जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से मुक्त होकर कार्पल के अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचने चाहिए। तो पोलन ग्रेन्स पराग कणों के परागकोश से विमुक्त होकर पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को परागण कहते हैं। अब निषेचन की प्रक्रिया के संचालन के लिए नर व मादा युग्मकों का संपर्क में आना आवश्यक है। आप जानते हो, फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द मेल एंड द फीमेल गेमेट्स must come in close contact with each other। एक मिनट, दर्शिता और शुभी भी आई हैं आज, तो इनकी लगा देते हैं। शुभी जोशी, दर्शिता राणा और सुमन चौधरी, ये आ गई। सुमन चौधरी भी आ गई। सुमन चौधरी को भी इधर लगा दी। सुमन चौधरी, ठीक है, इनको हो गया। तो अपन देखते हैं बेटा, फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द मेल एंड द फीमेल गेमेट्स मस्ट कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। मतलब निषेचन की प्रक्रिया के संचालन के लिए नर व मादा युग्मकों का संपर्क में आना आवश्यक है। अतः वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचकर पराग कण अंकुरित होते हैं। नर युग्मक को बीजांड एवं भ्रूण कोश तथा इसमें उपस्थित मादा युग्मक या अंड कोशिका तक ले जाने का कार्य पराग नलिका पोलन ट्यूब के द्वारा किया जाता है। इसलिए आवृत बीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया को नाल युग्मनी साइफोनोगेमस भी माना जाता है। मतलब अपन पूछ सकते हैं, दीक्षा भी आ गई, कि आवृत बीजी जो है उसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे साइफोनोगेमस कहते हैं, नाल युग्मनी कहते हैं। अब नाल युग्मनी या साइफोनोगेमस का क्या मतलब है? कि नर युग्मक को बीजांड एवं भ्रूण कोश तथा इसमें उपस्थित मादा युग्मक या अंड कोशिका तक ले जाने का कार्य पोलन ट्यूब के द्वारा किया जाता है। इसलिए
आवृत बीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया को साइफोनोगेमस नाल युग्मनी माना जाता है। तो पोलन ट्यूब वर्तिका से होकर बीजांड में प्रवेश करती है। एक बार सोनू कुमारी और दीक्षा आई हैं, उनको एडमिट कर देते हैं। दीक्षा और सोनू कुमारी, ठीक है बेटा। अब पराग नलिका वर्तिकाग्र से होकर बीजांड में प्रवेश करती है। अपन देखते हैं जो पोलन ट्यूब है वो स्टाइल से होकर बीजांड में ओव्यूल में प्रवेश करती है। यह बीजांड में स्थित भ्रूण कोश में प्रवेश कर दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। और जब पराग नलिका भ्रूण कोश में मतलब पराग नलिका जब बीजांड में स्थित भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है तो दोनों मेल गेमेट्स नर युग्मक पराग नलिका से मुक्त हो जाते हैं। मतलब both the male gametes are released or liberated from the pollen tube in the endosperm of the ovule। मतलब जब पराग नलिका बीजांड में स्थित भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। One of the male gamete fuses with the egg cell to form the zygote, whereas the second male gamete fuses with the polar nuclei to form the secondary प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मतलब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर जाइगोट का निर्माण करता है, जबकि दूसरा नर युग्मक ध्रुवी केंद्रकों से संयुक्त होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। मतलब one of the male nucleus gets fused with the egg cell to form the zygote, and this zygote is diploid in nature, whereas the other male nucleus fuses with the polar nuclei or secondary nucleus to form the primary endosperm nucleus। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार के निषेचन को द्विनिषेचन कहते हैं, जिसमें दोनों नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं। तो आवृत बीजों में निषेचन क्रिया का अध्ययन कुछ बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। एक मिनट, फर्स्ट है कांता आ गई, कांता को भी एडमिट कर देते हैं। कांता भी आ गई, ठीक है। तो मैं क्या बता रही हूँ, जो आवृत बीजी है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का अध्ययन कुछ बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। पहला है बेटा पराग कणों का अंकुरण, दूसरा है पराग नली की संरचना एवं वृद्धि। पराग नली की संरचना एवं वृद्धि मतलब पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। तीसरा है पराग नलिका का मार्ग, पराग नलिका का मार्ग इसके अध्ययन के अंतर्गत। और चौथा है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पांचवा है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। छठा है युग्मकों का विसर्जन और सातवां है युग्मक संलयन। अब बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स की, मतलब पराग कणों के अंकुरन के बारे में अब बात करेंगे आपसे। पराग कणों का अंकुरन कैसे होता है, एक बार ममता शर्मा आई है, को एडमिट कर दिया ममता शर्मा। तो जनरेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो पूर्णतः विकसित होने के पश्चात पराग कोश के स्फुटन के द्वारा पराग कण मुक्त हो जाते हैं। ये स्वतंत्र पोलन ग्रेन्स विभिन्न वातावरणीय कारकों जैसे कि टेम्परेचर, तेज धूप एवं शुष्कता के प्रति पूर्ण प्रतिरोधी होते हैं
एवं आवश्यकता अनुसार अवधि के लिए जीवनक्षम होते हैं। तो अपन देखते हैं आवृत बीजी पुष्पों में परिपक्व जायांग के वर्तिकाग्र से एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। बेटा अपन देखते हैं फ्रॉम द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स है। पहले तो सुनो, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है, तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स में जो मैच्योर गाइनोशियम है, उस मैच्योर गाइनोशियम के वर्तिकाग्र से स्टिग्मा से एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। और जब ये चिपचिपा पदार्थ या द्रव वर्तिकाग्र से स्रावित होता है तो पोलन ग्रेन्स इस चिपचिपे द्रव पर चिपक जाते हैं। तो क्या होता है, जो पराग कण है वो इस चिपचिपे द्रव से चिपक जाते हैं या इस चिपचिपे द्रव में परागकण अटक जाते हैं। यह स्रावित द्रव पिटूनिया में चिपचिपा होता है तथा कॉस्मोस में म्यूसिलेज युक्त होता है तथा अन्य आवृत बीजी पौधों में जल रागी प्रोटीन से युक्त होता है। मतलब मैंने बताया कि जो वर्तिकाग्र है उससे एक स्टिकी मतलब चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। तो पिटूनिया में तो पिटूनिया में तो यह चिपचिपा द्रव वर्तिकाग्र से स्रावित होता है। मतलब पिटूनिया में यह चिपचिपा द्रव क्या होता है, ये चिपचिपा द्रव होता है, लेकिन कॉस्मोस में यह द्रव म्यूसिलेज युक्त होता है। मतलब अब आगे सुना, परागकण इस द्रव को अवशोषित करके फूल जाते हैं तथा इनके आयतन में वृद्धि होती है। इसके साथ ही परागकण अपेक्षाकृत सख्त व दृढ़ हो जाता है। मतलब इसके साथ ही परागकण का सख्त व दृढ़ बाह्य चोल नर्म हो जाता है। अपन देखते हैं जो पोलन ग्रेन्स है वो उसकी बाह्य चोल को क्या कहते हैं, एक्साइन। वह पोलन ग्रेन की अंतः चोल को क्या कहते हैं, एंडाइन। तो जो परागकण पोलन ग्रेन की सख्त व दृढ़ बाह्य चोल एक्साइन तो नर्म हो जाती है एवं झिल्ली युक्त अंत्यचोल इंडाइन एक जनन छिद्र से नलिकाकार अतिवृद्धि के रूप में बाहर आ जाता है। मतलब इंडाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूबुलर आउटग्रोथ। ठीक है, इस छोटी नलिका को जनन नलिका कहते हैं। बाद में यही नलिका आगे वृद्धि करके पराग नलिका बनाती है। तो अपन ने देखा पराग कणों के अंकुरन में कि जो पराग कण है पोलन ग्रेन्स हैं, वो कैसे हैं, पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स स्वतंत्र है। मतलब ये स्वतंत्र पराग कण, ये स्वतंत्र पोलन ग्रेन्स विभिन्न वातावरणीय कारकों जैसे तापक्रम, तेज धूप एवं शुष्कता के प्रति पूर्णतः प्रतिरोधी होते हैं। इसी प्रकार जो पोलन ग्रेन्स की एक्साइन है, पोलन ग्रेन्स पराग कणों का जो बाह्य चोल है वो नर्म हो जाता है। वह जो इंटाइन है मतलब अंतःचोल है, एक जनन छिद्र से नलिकाकार अतिवृद्धि के रूप में बाहर आ जाता है। और इस छोटी नलिका को क्या कहते हैं, जनन नलिका कहते हैं, जर्म ट्यूब कहते हैं। तो परागकण कोशिका के विभाजन से निर्मित जनन कोशिका जो कि विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है, वह जनन कोशिका यदि परागकण में विभाजन नहीं करती है तो फिर इसका विभाजन पोलन ट्यूब पराग नलिका में होता है और दो नर युग्मक बनते हैं। वर्तिकाग्र के ऊपरी सिरे पर वृद्धिशील पराग नलिका में आगे
नलिका कोशिका एवं इसके पीछे जनन कोशिका के विभाजन से निर्मित 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। इस प्रकार वर्तिका पर पहुंचने के बाद परागकण के अंकुरण अर्थात जनन नलिका के विकास में जो समय लगता है उसे अंकुरण काल कहते हैं। यह अंकुरण काल या अवधि विभिन्न आवृतबीजी पौधों में अलग अलग हो सकती है। जैसे मेन पॉइंट्स क्या याद रखेंगे बेटा, जो पोलन ग्रेन्स है उनमें अंकुरण होता है, तो जो पोलन ग्रेन्स के अंकुरण की अवधि अलग अलग होती है। जैसे कि बेटा रिसेडा में 3 घंटे में पोलन ग्रेन परागकण जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है। रिसेडा में 3 आवर्स में 3 घंटे में परागकण अंकुरित होता है। मक्के में 5 मिनट में ही परागकण अंकुरित होता है। व बीटा वल्गरिस में 2 घंटे में ही परागकण अंकुरित होता है। तथा गेराया इलिप्टिका में 3 दिवस का समय लगता है परागकण को अंकुरित होने के लिए। तो पराग नलिका पोलन ट्यूब की लंबाई भी आवृतबीजी पौधों में अलग अलग होती है। यह वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। जैसे कुछ पौधों जैसे कि बेटा बीटा वल्गरिस में पोलन ट्यूब की लंबाई कुछ मिलीमीटर तक ही होती है, जबकि मक्का में पोलन ट्यूब पराग नलिका की लंबाई 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो मक्का में जो पराग नलिका है बेटा उसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, जबकि बीटा वल्गरिस में पराग नलिका की लंबाई कुछ मिलीमीटर तक ही होती है। एक परागकण से केवल एक ही पराग नलिका उत्पन्न होती है। इस प्रकार के परागकण को एक नलिकीय मोनोसाइफोनस कहते हैं। अब आपसे पूछते हैं अगर मोनोसाइफोनस से क्या मतलब है, तो आप बताओगे एक पोलन ग्रेन से केवल एक पराग नलिका पोलन ट्यूब ही उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार के परागकण को मोनोसाइफोनस कहते हैं। मतलब when only one pollen tube develops from a single pollen grain, the pollen grain is called as monosyphonous। जबकि कुछ पौधों में जैसे कि बेटा एल्थिया रोजिया में 10 पराग नलिका पाई जाती हैं। In एल्थिया रोजिया 10 pollen tubes are found और मालवा नेग्लेक्टा में 14 पराग नलिका पाई जाती हैं। मतलब इन मालवा नेग्लेक्टा 14 pollen tubes are found, whereas in एल्थिया रोजिया 10 pollen tubes are found। पहले तो मैंने बताया एक परागकण से एक ही पराग नलिका उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन है। जैसे कि एल्थिया रोजिया में 10 पोलन ट्यूब पाई जाती हैं, 10 पराग नलिकाएं पाई जाती हैं। वह मालवा नेग्लेक्टा में 14 पोलन ट्यूब्स पाई जाती हैं। और ऐसे परागकणों को बहुनलिकीय कहते हैं, पॉलीसाइफोनस कहते हैं। तो बहुनलिकीय अवस्था में केवल एक ही पराग नलिका क्रियाशील होती है। वैसे तो हमने क्या देखा बेटा, एल्थिया रोजिया में 10 पराग नलिका मिलती हैं और मालवा में 14 पराग नलिका मिलती हैं, लेकिन इनमें से चाहे 14 पराग नलिका है, चाहे 10 पराग नलिका है, चाहे 15 पराग नलिका है, इनमें से केवल एक ही पोलन ट्यूब, इनमें से केवल एक ही पराग नलिका क्रियाशील होती है। तो एमेंटिफेरी वर्ग के सदस्यों में शाखित पराग नलिका पाई जाती है तथा इस शाखित पराग नलिका की वही शाखा आगे चलकर वृद्धि करती है जिसमें नर युग्मक उपस्थित होते हैं। साथ ही ऐसे पौधे जिनमें परागकण का पराग कोश
से विसर्जन पराग पिंड या चतुष्कों के रूप में सामूहिक रूप से होता है, जैसे कैलोट्रोपिस, माइमोसा आदि में। वहां वर्तिकाग्र पर एक साथ सभी पराग कणों से पराग नलिकाएं उत्पन्न होती हैं। अपन फिर देखेंगे, देख रहे हैं आप फंक्शंस ऑफ स्टिग्मा, वर्तिकाग्र के कार्य। तो पहला है, किसी पुष्प के जायांग का वर्तिकाग्र एक ग्राही संरचना के रूप में कार्य करता है। दूसरा है, यह परागकण को, मतलब वर्तिकाग्र परागकण को पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। तीसरा है, अंकुरन के लिए, मतलब परागकण के अंकुरन के लिए स्टिग्मा परागकण को नमी प्रदान करता है। जब तक पोलन ट्यूब वर्तिका में प्रवेश नहीं कर जाती, तब तक उसे ये पर्याप्त नमी प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो अभी अपन ने बात की जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब अपन बात करेंगे पराग नलिका की संरचना एवं वृद्धि, पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो पराग नलिका निकल तो आई, अब ये इसका पाथ क्या है? तो अंकुरन के पश्चात पराग नलिका की समस्त अंतर वस्तुएं परागन नलिका में आ जाती हैं। बेटा, अंकुरन के पश्चात पराग नलिका की समस्त अंतर वस्तुएं पराग नलिका में आ जाती हैं। पराग नलिका की वृद्धि उसके अग्र क्षेत्र के द्वारा होती है। मेन क्या याद रखोगे? जो पोलन ट्यूब की वृद्धि है उसके अग्र क्षेत्र के द्वारा होती है तथा अधिकांश कोशिका द्रव्य इसी अग्र क्षेत्र में एकत्रित हो जाता है। तो पराग नलिका के शेष भाग तथा स्वयं परागकण बड़ी रिक्तिका द्वारा भर जाता है। मतलब पोलन ट्यूब में एक रिक्तिका भी पाई जाती है। पराग नलिका पराग नलिका के अग्रभाग में कोशिका द्रव्य को सीमित रखने के लिए नलिका में कैलोस प्लक्स बन जाते हैं। अब बेटा अपन क्या कहते हैं, जो पराग नलिका है उसके अग्रभाग में साइटोप्लाज्म को सीमित रखने के लिए नलिका में कैलोस प्लक्स बन जाते हैं। जैसे पराग नलिका की वृद्धि होती है, कैलोस प्लग बनते जाते हैं। बेटा, जैसे जैसे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है तो पोलन ट्यूब में कैलोस प्लग्स का फॉर्मेशन होता जाता है। मतलब as soon as or as the pollen tube grows, so the callus plugs are also formed in the pollen tube. मैंने क्या बताया? जैसे जैसे पोलन ट्यूब पराग नलिका की वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे कैलोस प्लग्स भी पोलन ट्यूब में बनते जाते हैं। अब कैलोस प्लग्स क्या करते हैं कि पराग नलिका के अग्रभाग में कोशिका द्रव्य को सीमित रखने के लिए पराग नलिका में कैलोस प्लग्स बन जाते हैं। इसलिए लंबी पराग नलिकाओं में अनेक कैलोस प्लग्स थोड़े थोड़े अंतराल पर देखे जा सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं कई पोलन ट्यूब्स काफी अत्यधिक लंबी होती हैं, तो इंटरवल्स पर, कई अंतराल पर कैलोस प्लग्स की उपस्थिति देखी जा सकती है और कैलोस प्लग्स की उपस्थिति से पराग नलिका छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाती है। तो कैलोस प्लग्स नलिका की भीतरी भित्ति पर एक वलय के रूप में विकसित होते हैं, जिनकी अभिकेंद्री वृद्धि होती है। मतलब जो कैलोस प्लग्स हैं वो नलिका पोलन ट्यूब की भीतरी भित्ति पर एक रिंग के रूप में, वलय के रूप में विकसित होते हैं, जिनकी सेंट्रीपीटल ग्रोथ होती है तथा पराग नली की
ल्यूमन बंद हो जाती है। जो पराग नलिका है उसकी ल्यूमन भी बंद हो जाती है। तो पराग नली के शीर्ष पर एक अर्धचंद्राकार पारभासी क्षेत्र भी पाया जाता है। पराग नलिका के शीर्ष पर क्या मिलता है? एक अर्धचंद्राकार पारभासी क्षेत्र पाया जाता है जिसे कैप ब्लॉक, आच्छाद ब्लॉक क्षेत्र कहते हैं। पराग नली की वृद्धि समाप्त होने पर यह क्षेत्र कैप ब्लॉक अदृश्य हो जाता है और कैप ब्लॉक में कोशिकांगों का अभाव होता है। मतलब जो कैप ब्लॉक है, आच्छाद ब्लॉक है, उसमें ऑर्गेनील्स, सेल ऑर्गेनील्स नहीं पाए जाते। मतलब आच्छाद क्षेत्र में, कैप ब्लॉक में कोशिकांगों का अभाव होता है और कैप ब्लॉक के कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जिनमें पॉलीसेकेराइड्स तथा आरएनए बहुतायत से पाए जाते हैं। तो आच्छाद ब्लॉक के पीछे स्थित भाग के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा लिपिड्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो पोलन ट्यूब की भित्ति सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है। जो बेटा पराग नलिका है उसकी जो वॉल है सेलुलोज की बनी हुई होती है, वह पैक्टिन की बनी हुई होती है और आच्छाद ब्लॉक क्षेत्र में पैक्टिन की अधिकता पाई जाती है तथा पीछे की ओर इसकी मात्रा कम होती है। तो पराग नली की वृद्धि यूनिडायरेक्शनल होती है। जो पोलन ट्यूब है बेटा उसकी जो ग्रोथ है वो एक दिशीय होती है, अर्थात सदैव वर्तिकाग्र से अंडाशय की ओर होती है। मतलब पराग नलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र से, स्टिग्मा से अंडाशय की ओर होती है और यह एक दिशीय वृद्धि यांत्रिक, मैकेनिकल, हाइड्रोट्रोपिक तथा रसायन अनुवर्ती, कीमोट्रोपिक कारकों के फलस्वरूप होती है। इसके अतिरिक्त पराग नलिका के शीर्ष भाग में फिजियोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस की सांद्रता पाई जाती है जो इसकी एक दिशीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो पराग नलिका जब वर्तिका के आधार पर पहुंचती है तो अंडाशय एवं बीजांड का रसायन अनुवर्ती मतलब कीमोटैक्टिक, रसायन अनुवर्ती कीमोटैक्टिक उद्दीपन इसे बीजांड की ओर आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त अनेक पौधों के बीजांड पर उपस्थित विशिष्ट संरचनाएं जिन्हें सेतुक कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं, भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक पौधों के बीजांड पर विशेष संरचनाएं जिन्हें सेतुक कहते हैं भी उपस्थित रहती हैं। तो पराग नलिका की वृद्धि को बीजांड द्वार की ओर प्रेरित करती हैं। जो पोलन ट्यूब की जो पराग नलिका की वृद्धि को बीजांड द्वार की ओर प्रेरित करती हैं। तो इस प्रकार अपन ने देखा फर्टिलाइजेशन